Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 10 Wave Optics, and in this particular lecture we will discuss one of the important topic related to the light wave, that is diffraction of light. Yes, diffraction of light एक बहुत ही important topic है वेव ऑप्टिक्स का और आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है लाइट का, ऑब्वियसली ये फिनोमेना सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, या फिर जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस वायरलेस कम्युनिकेशन में इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑब्वियसली इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट वेव्स। सो हम लोग यहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझने के लिए लाइट वेव्स का ही यूज़ करेंगे, या फिर लाइट वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक का ही यूज़ करेंगे डिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझने के लिए। सो नॉर्मली जब भी किसी पर्टिकुलर लाइट सोर्स से कोई लाइट वेव जब इमर्ज होती है तो क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लाइट वेव हमेशा बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल करेगी या बिल्कुल सीधी सीधी ट्रैवल करेगी, ठीक है। बट व्हाट हैपन कि अगर किसी लाइट वेव के बीच में या किसी लाइट वेव के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट इन द सेंस सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है या कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट या वो ऑब्स्टेकल उस लाइट वेव को ब्लॉक कर देता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सपोज एस कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से कोई लाइट वेव इमर्ज हो रही है, ठीक है। और ये लाइट वेव इमर्ज होकर जब रास्ते में ट्रैवल कर रही थी तो इन्हें एक ऑब्स्टेकल मिला ए बी। ये ऑब्स्टेकल ए बी क्या करेगा, लाइट वेव्स को ब्लॉक करेगा। लाइट वेव्स को जब ब्लॉक करेगा तो इसके बाहर वाला, इस ऑब्स्टेकल की रेंज के बाहर वाला जो एरिया होगा सिर्फ वही लाइट को पास करेगा, और फाइनली जो स्क्रीन पर हमें जो लाइट वेव्स मिलेगी वो इतने पोर्शन में मिलेगी सिर्फ, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो रिमेनिंग पोर्शन लाइट वेव्स को ब्लॉक कर चुका होगा, जो हमें इन द फॉर्म ऑफ शेडो नज़र आएगा। और वो शेडो का शेप कैसा होगा, ऑब्वियसली वो शेडो का शेप होगा इस ऑब्स्टेकल की तरह, इसलिए इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल शेडो। इट मीन्स कि ऑब्स्टेकल की ज्योमेट्री का शेडो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जितने पोर्शन में लाइट वेव्स यहाँ से ब्लॉक हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, सो लाइट वेव्स जब ब्लॉक हो रही है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, बड़ा सोचने वाली बात है, और लाइट वेव्स जब ब्लॉक हो रही है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिर्फ इतना पोर्शन ही ब्लॉक हुआ, इतना पोर्शन ही ब्लॉक हुआ जितना कि इसका शेप है, इसका साइज़ है। बाकी यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा कम्प्लीटली शेडो नज़र आना चाहिए, लाइट नज़र आना चाहिए था। यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइट नज़र आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड, ये जो ब्लॉकेज है, ये जो शेडो है, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड क्यों है, वाई इट इज़ इंक्लाइंड राइट नाउ। सो यह फिनोमिना ही बेसिकली डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है कि ये शेडो इस तरह से इंक्लाइंड क्यों है। नॉर्मली ये इंक्लाइंड क्यों है, इसे तो इस तरह से इसके शेप का ही होना चाहिए था बिल्कुल एग्जैक्टली, बट ये इंक्लाइंड क्यों है। यही सेम कॉन्सेप्ट जब हम देखते हैं एक और केस में, सपोज़ यहाँ पर हमने ऑब्स्टेकल का यूज़ किया, अगर सपोज़ यही लाइट वेव किसी स्लिट से पास होती, किसी सोर्स एस से इमर्ज होने वाली जो लाइट वेव उसको अगर हम किसी स्लिट से, बिल्कुल एक थिन स्लिट से अगर पास करते, सो क्या होता कि ये स्लिट का जो ओपनिंग एरिया है, ये ओपनिंग एरिया लाइट वेव्स को पास करता, और ऑब्वियसली स्क्रीन पर सामने अगर कोई स्क्रीन होती, सपोज एक्स वाई इज ए स्क्रीन, सो इस एक्स वाई स्क्रीन पर हमें ओपनिंग के इक्विवेलेंट जो एरिया है वो इल्यूमिनेटेड नज़र आता, ठीक है, थोड़ा सा लाइट जिनमें ब्राइटनेस नज़र आती। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन में हमें शेडो नज़र आती, इस रिमेनिंग पोर्शन में हमें क्या होता है, शेडो नज़र आती। सो ये रिमेनिंग पोर्शन जहाँ पर शेडो नज़र आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रहा है। और ये लाइट क्यों नहीं पहुँच रहा, क्योंकि इस पोर्शन ने उसे ब्लॉक कर रखा है। बाकी जो ओपनिंग एरिया था, उस ओपनिंग एरिया से लाइट पास हो रहा है और प्रॉपरली उसका इफेक्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन ए बी ए बी, यहाँ पर ए डैश बी डैश या ए बी जो भी हम बोलना चाहें, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, यहाँ पर भी एक चीज़ सोचने वाली और है कि अगर स्लिट से लाइट पास हो रहा था, स्लिट से अगर ये लाइट पास हो रहा था, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल करना चाहिए था। इट मीन्स कि इस लाइट वेव को जब यहाँ पर आई थी, टकराई थी, तो इसे इस तरह से ट्रैवल करना चाहिए था, इसे इस तरह से ट्रैवल करना चाहिए था, और सिर्फ इतना ही स्पॉट इल्यूमिनेटेड होना चाहिए था। इतना एक्स्ट्रा स्पॉट आपको इल्यूमिनेटेड क्यों दिख रहा है, ये इस तरह से इल्यूमिनेशन इंक्लाइनेशन में क्यों नज़र आ रहा है, हमें इतना पोर्शन क्यों नज़र आ रहा है, जबकि इसे तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए था जितना कि स्लिट का साइज़ है या इसके इक्विवेलेंट जो साइज़ है इसका। तो यही फिनोमिना बेसिकली डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। सो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, लाइट वेव
अपने पाथ से डाइवर्ट हो रही है, अपने पाथ से हल्की सी राउंड हो रही है। आप देख सकते हैं अगर लाइट वेव यहाँ से आई, लाइट वेव यहाँ से आई, तो ये जब एज से टकरा रही है, इस स्लिट की एजेस से टकरा रही है, तो टकराने के बाद ये हल्की सी बैंड हो रही है, हल्की सी बैंड हो रही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो इस शेडो वाले एरिया को भी इल्यूमिनेट कर रही है। अगर ये मैं बात करूँ, फिर से एक बार बना दूँ, तो ये जो शेडो वाले एरिया में भी इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है, इस शेडो वाले एरिया में भी इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो शेडो वाले एरिया में भी इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट कहलाता है डिफ्रैक्शन का। So we can say that the light waves travels in the straight line. As a result, the light casts the shadow of the object coming in its path. जैसा भी हमने देखा, when the narrow slit AB is placed in the path of the light, only the part A dash B dash of the screen should get eliminated and no light should enter to the region A dash X and B dash Y. अभी हमने जो देखा बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पर A dash X और B dash Y में कोई भी लाइट नहीं होगा, सिर्फ A dash B dash एरिया जो होगा वो एलिमिनेटेड होगा। So on the other hand, when the obstacle AB is placed, then its distinct geometrical shadow A dash B dash should be obtained on the screen. वहीं पर हमने जो सबसे पहला केस देखा था कि अगर सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सोर्स के पाथ में, सो ऑब्वियसली यहाँ पर A dash B dash एक ज्योमेट्रिकल शेडो क्रिएट होगी, ज्योमेट्रिकल शेडो इसकी क्रिएट हो जाती है। सो द स्क्रीन इज़ ऑल्सो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। सबसे हमें याद रखना है कि जो स्क्रीन है वो बेसिकली स्लिट से फाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। सो इट हैपन्स सो ओनली व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट और द ऑब्स्टिकल इज़ लार्ज। अब यहाँ पर ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये तभी हो पाता है जब स्लिट का या फिर ऑब्स्टिकल का साइज़ लार्ज हो, स्लिट या ऑब्स्टिकल का साइज़ बड़ा हो। ठीक है, जो हमने ऑब्स्टिकल यहाँ पर ए बी पुटअप किया था या फिर जो स्लिट जो थी, ये स्लिट का जो साइज़ है वो स्लिट का साइज़ अगर बड़ा है तभी जाकर इस तरह के हमें जो पैटर्न है वो नज़र आ सकते हैं कि यहाँ पर हमें एलिमिनेशन एरिया नज़र आए और यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल शेडो नज़र आए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये ऑब्स्टिकल ए बी या फिर स्लिट ए बी का साइज़ क्या हो, लार्ज हो। पर कितना लार्ज हो, ऑब्वियसली यहाँ पर जो सोर्स है उससे निकलने वाली जो लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ से लार्ज हो, है ना। सो जो सोर्स से लाइट वेव निकल रही है यहाँ पर, उस सोर्स से निकलने वाली जो लाइट वेव है इसकी जो भी वेवलेंथ होगी, सपोज लैम्डा, तो इस लैम्डा से लार्ज होना चाहिए इसका साइज़ ए बी का, और जो ऑब्स्टिकल ए बी इसका साइज़ भी यहाँ से निकलने वाली जो वेवलेंथ है लैम्डा, उस लैम्डा से लार्ज होना चाहिए इसका साइज़ ए बी का। So it happens only when the size of slit or the obstacle is large. However, if the size or the slit of the obstacle is made small, है ना, अगर हम साइज ऑफ द स्लिट या ऑब्स्टिकल का साइज अगर स्मॉल रखें, देन द लाइट एंटर्स इन द ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड रीजन, शोइंग देयर बाय दैट द लाइट बेंड्स राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट और द ऑब्स्टिकल। ठीक है, सो बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि अगर यहाँ पर साइज स्लिट का बड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए साइज़ से मतलब यहाँ पर अभी मैं साइज़ की बात कर रहा था, ठीक है, इस वाला ओपनिंग की बात कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं एजेस की बात करूँ, ये जो एजेस इसकी नज़र आ रही है, जो बिल्कुल कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, देखिए ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर का जो साइज़ है, इस कॉर्नर का साइज़ अगर ये जो लैम्डा है इस लैम्डा के ऑलमोस्ट साइज़ का हो या इससे हल्का सा छोटा हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके साइज़ का हो या इसके ऑर्डर का हो, ठीक है, सो उस केस में ये लाइट वेव्स इस एज से टकराकर इस एज से टकराकर इस एज से टकराकर हल्की सी बैंड होगी, हल्की सी बैंड होगी, हल्की सी बैंड होगी, जो मैंने अभी बताया था। तो ये बैंडिंग ऑफ लाइट जो है ये कब बैंडिंग हो रही है, जब इस जो कॉर्नर है, जो एज है, इस एज का साइज़ इस वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स के बराबर हो या इसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो या इससे थोड़ा सा छोटा हो, पर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी रेंज का ही हो, तभी ये एजेस जो होगी वो इस लाइट वेव को अपने पाथ से हल्का सा बैंड कर देगी, अपने पाथ से बैंड कर देगी, और यही बैंडिंग ऑफ लाइट क्या है, डिफ्रैक्शन। सो the phenomena of bending of light round the sharp corner, the phenomena of bending of the light round the sharp corner and spreading it into the region of the geometrical shadow is called the diffraction। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा कि लाइट का बैंड होना और ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन के अंदर उसका एंटर हो जाना, जिस एरिया को शेडो में होना चाहिए था उस एरिया को एलिमिनेट कर देना ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, यही फिनोमेना कहलाता है डिफ्रैक्शन। So the light waves are diffracted only when the size of obstacle is comparable to the wavelength of light। ये हमें याद रखना है कि ये तभी हो पाएगा जब
ऑब्स्टिकल का साइज़ या फिर जो एज जिससे लाइट वेव टकरा रही है, वो एज जिससे लाइट वेव टकरा रही है उसका साइज़, उसका शेप, ठीक है, उसके डायमेंशंस वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो। जो लाइट वेव्स है उसकी वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो। और देखिए यही रीज़न था ऑब्स्टिकल वाले केस में भी। ऑब्स्टिकल वाले केस में जब लाइट वेव ट्रैवल कर रही थी, तो जब ये इसकी एजेस से टकरा रही थी यहाँ पर, तो ये एजेस, ये जो एजेस है, ये जो एजेस है, ये एजेस अगर इस वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज़ की या इसके डायमेंशन के कंपेरेबल होगी, तभी ये लाइट को हल्का सा बैंड कर देगा, ये लाइट को बैंड कर देगा। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या करेगी, इसी वजह से ये जो शेडो रीजन है, जिस रीजन में शेडो होना चाहिए था उस रीजन में भी इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है, या फिर जिस रीजन में लाइट होना चाहिए था वहाँ पर शेडो क्रिएट कर रही है इस केस में। सो ऑब्वियसली प्रोहिबिटेड रीजन कहलाएगा, जहाँ पर शेडो होना चाहिए था वहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन मिल रहा है। सो यही रीज़न है बेसिकली डिफ्रैक्शन का, ठीक है। ये कब हो पाया, जब लाइट वेव स्ट्राइक हो रही थी इस पॉइंट ए पर और बी पर, और ये पॉइंट ए और बी जो है ये बिल्कुल शार्प है, इतने शार्प है कि ये लगभग इसका साइज़ जो लाइट वेव्स है उसकी डायमेंशन के, इसकी लाइट वेव्स की वेवलेंथ की डायमेंशन के ऑलमोस्ट इक्वल है। सो इन प्रिंसिपल ऑल द टाइप्स ऑफ द वेव मोशन एग्जिबिट डिफ्रैक्शन इफेक्ट। जितने भी तरह की वेव्स होती है वो सभी तरह की वेव्स, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रो वेव्स हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो, ठीक है, सभी तरह की वेव्स डिफ्रैक्शन फिनोमेना को ऑफर करती है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, डिफ्रैक्शन तभी हो पाएगा जब लाइट वेव्स किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराए या किसी ऐसे ऑब्स्टेकल से इंटरफेयर हो जिसका साइज़ या जिसकी एजेस, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा उसका साइज़ या उसके डायमेंशन वेव लाइट की वेवलेंथ के या फिर वेव की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो या उसके ऑर्डर का हो। द डिफ्रेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स एंड साउंड वेव्स इज रेडिली ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। नॉर्मली जो रेडियो वेव्स होती है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि डिफ्रेक्शन फिनोमेना का सबसे ज़्यादा यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हो रहा है, जहाँ पर या फिर उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है, जो बेसिकली रेडियो वेव्स को ट्रैवल करवाते हैं। मतलब सारा की सारा वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडियो वेव्स की मदद से ही हो पाता है। सो डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है, या फिर डिफ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो नॉर्मली रेडियो वेव्स में और ख़ास तौर से साउंड वेव्स में भी देखने को मिलता है। कि नॉर्मली जब हम किसी ऐसी एरिया में बैठे होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तब हमें अक्सर ऐसा होता है कि साउंड किसी और डायरेक्शन से आ रहा होता है, लेकिन हमें फील ऐसा होता है कि वो किसी और डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। सो नॉर्मली डिफ्रैक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कब होगा, when it is the type of diffraction that takes place at a slit when the source of light lies at the finite distance from it, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो स्लिट है, इस स्लिट से अगर सोर्स की डिस्टेंस फाइनाइट है, स्लिट और सोर्स का डिस्टेंस कैसा हो, फाइनाइट डिस्टेंस हो, ठीक है। और ऑब्वियसली इस स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस भी कैसा हो, फाइनाइट डिस्टेंस हो। तो इस केस में हमें जो डिफ्रेक्शन मिलेगा उस डिफ्रेक्शन को हम कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रेक्शन। सो देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जब भी किसी पर्टिकुलर सोर्स से कोई लाइट निकलता है तो ऑब्वियसली वो होता है एक तरह का वेव फ्रंट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अभी हमें स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट का एग्जांपल है। बट अगर सपोज़ यहाँ पर कोई सोर्स होता एस और वो बिल्कुल करीब होता, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होता वो कुछ इस तरह का होता ऑब्वियसली, जैसा हमने इंटरफेरेंस के केस में भी देखा था। और ऑब्वियसली जब स्लिट से वो पास होता तो वहाँ से भी क्या होता है, इस तरह का हमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही देखने को मिलता है। ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास लाइट सोर्स कैसा होता, लाइट सोर्स हमारे पास पॉइंट सोर्स होता। वहीं पर अगर ये सोर्स जो होता अगर लीनियर सोर्स होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता। सो अगर इस तरह का कोई केस है कि जब सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैसा हो वो भी फाइनाइट हो, और ऑब्वियसली यहाँ पर इस स्क्रीन और इस स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कैसा हो, फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन हमें नज़र आता है या डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बेसिकली फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। So, since the source of light is close to the slit, the wavefront is either spherical in case of the point source or the cylindrical in case of the linear source. In nature, the screen is also at the finite distance from the slit. जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, so it is a type of diffraction that takes place at a slit when the plane wavefront is incident on it and the wavefront is emerging from the slit is also plane. So अब अगर
ऐसा हो कि सपोज आपका जो सोर्स है वो उस यहाँ से इन्फिनिट डिस्टेंस पर हो, लगभग इन्फिनिट डिस्टेंस पर हो, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिट डिस्टेंस से आने वाले जो सोर्स का वेव फ्रंट होगा वो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। हम वेव फ्रंट थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली ये शो कर रहा है, ये जो लाइन्स है ये बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट को डिफाइन कर रही है, और ये हमें शो कर रही है कि जो सोर्स है उस सोर्स की जो डिस्टेंस है इस स्लिट से इन्फिनिट डिस्टेंस पर है। जैसे सपोज लाइट सोर्स जो सबसे बड़ा है हमारे पास वो है सन, तो सन यहाँ से हम इन्फिनिट डिस्टेंस पर कंसिडर करते हैं, जहाँ से आने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। सो यहाँ पर इस केस में अगर प्लेन वेव फ्रंट हमें मिल रहा है कहाँ पर, इस स्लिट के पास, और ऑब्वियसली हम अगर ये कंसिडर करें कि जो स्लिट है उस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा है, इन्फिनिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो पहुँचने वाला वेव फ्रंट है वो यहाँ से निकलने वाला वेव फ्रंट तो स्फेरिकल होगा ही होगा, लेकिन इतना स्फेरिकल हो जाएगा कि फाइनली जब यहाँ पर वो पहुँचेगा तो वो हमें ऑलमोस्ट प्लेन अपीयर होगा। स्क्रीन पर पहुँचने के बाद वो ऑलमोस्ट हमें प्लेन अपीयर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ द डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस at f slit when the plane wavefront is incident on it and the wavefront emerging from the slit is also plane। मतलब जो स्लिट है उस पर इंसिडेंट होने वाला वेव फ्रंट वो भी प्लेन होगा, और उस स्लिट से इमर्ज होने वाला जो वेव फ्रंट है जब स्क्रीन पर पहुंचेगा तो वो भी हमें प्लेन ही अपीयर होगा। सो ऑब्वियसली बोथ द सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी एट द इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द नैरो स्लिट, ठीक है। तो इस नैरो स्लिट से सोर्स भी इन्फिनिट डिस्टेंस पर होना चाहिए और स्क्रीन भी इन्फिनिट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इस केस में बेसिकली हमें फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। बट नॉर्मली फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन को जब हमें लैब्स वगैरह में देखना होता है तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसके फोकस पॉइंट पे जब भी कोई लाइट सोर्स होगा तो ऑब्वियसली इससे इमर्ज होने वाली जो लाइट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन किस तरह से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ये पैरेलल रेज जो होती है वो पैरेलल रेज बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट को डिफाइन करती है इजीली, जो हमें बताती है कि लाइट वेव्स नॉर्मली जो पैरेलल वेव्स होती है वो ऐसी अपीयर होती है जैसे इन्फिनिट से आ रही हो, जैसे इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही हो, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये लाइट वेव्स यहाँ से आ रही है, ये इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही है। सो इसलिए लैब्स वगैरह में फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। सो हाउएवर इन द लेबोरेटरी टू मेक द प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट। जैसा यहाँ पर किया है, सोर्स और स्लिट के बीच में हमने, ये स्लिट है ये सोर्स है, इसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया है ताकि स्लिट पर जो आने वाला जो लाइट वेव्स होगी वो पैरेलल होगी, और जब लाइट वेव पैरेलल होगी तो हमें प्लेन वेव फ्रंट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो further, to bring the emergent wave front on the screen, again convex lens is used between the slit and the screen, ठीक है। और इसी तरह से जब स्लिट पे भी हमें प्लेन वेव फ्रंट की रिक्वायरमेंट है तो स्लिट, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इंसिडेंट होने वाला जो वेव फ्रंट है वो भी प्लेन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है वो लाइट वेव्स और इस स्क्रीन के बीच में भी हम यूज़ करते हैं बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो बेसिकली हमें डिफ़ाइन करता है कि यहाँ से जो इंसिडेंट होने वाली लाइट वेव्स होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी, और वो फोकस होगी सिर्फ कहाँ पर, अपने फोकस पॉइंट पर जहाँ पर हम स्क्रीन को प्लेस करेंगे। सो Fresnel gave the exact explanation of the phenomena of diffraction. According to him, diffraction is due to the interference of secondary wavelet, ठीक है। सो फ्रेजनल ने ये डिफाइन किया था या फिर डेमोस्ट्रेट किया था कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस की वजह से होता है, और wavelets originating from the portion of the primary wavefront which is not blocked by the slit or the obstacle, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये फ्रेजनल ने डिफाइन किया था कि जो वेव फ्रंट जो डिफ्रैक्शन होता है वो डिफ्रैक्शन बेसिकली स्लिट से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती है, स्लिट से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इन सेकेंडरी वेवलेट्स के आपस में इंटरफेरेंस से होता है, और इंटरफेरेंस से होने की वजह से ही इसका जो पैटर्न होता है वो भी इस तरह का हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस शो करता है। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी वेवलेट्स का इंटरफेरेंस आपस में क्रिएट होता है। सो चलिए हम लोग फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे अब। फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन, जैसा मैंने आपसे कहा कि फ्रॉनओवर डिफ्रैक्शन तभी होता है जब सोर्स और स्क्रीन दोनों स्लिट से ऑलमोस्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पर हो, और इन्फिनिट डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, हम लोग बेसिकली डिफ्रैक्शन यूजिंग द सिंगल स्लिट का एक छोटा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। और ये जैसा अभी हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट देखा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा उसमें भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होगी, तो क्या ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह होगा या उससे
कुछ वेरी होगा, ठीक है। और इनमें डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में बेसिक डिफरेंस क्या होगा और इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसकी जो फ्रिंजेस होगी, जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होगी, वो बेसिकली किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम देखते हैं, जो बेसिकली डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट को डिफाइन कर रहा है। और ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे वो कैसा होगा, फ्रॉनहोवर डिफ्रैक्शन होगा। सो कंसिडर द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट एस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एस, एंड इमिटिंग द लाइट वेव्स ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ से जो लाइट वेव्स इमर्ज हो रही है उनकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस L1, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस L1 हमने कंसिडर किया है जिसके प्रिंसिपल फोकस पर यहाँ पर light source S placed है. A parallel beam of the light that is plane wavefront gets incident on the narrow slit AB of the width A shown in the figure. यहाँ पर हमने स्लिट कंसिडर की हुई है, इस स्लिट की विथ जो है वो है सपोज स्मॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी विथ जो है वो स्मॉल है। और ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर यहाँ पर सोर्स प्लेस्ड है, इसलिए इससे इमर्ज होने वाली जो लाइट रेज होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस तरह से होगी, पूरी पैरेलल लाइट रेज होगी और एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह इंसिडेंट होगी स्लिट जिसकी विथ है ए। सो द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन लाइंग एट ए डिस्टेंस डी, यहाँ पर हम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे वो स्क्रीन पर देखेंगे जिसकी डिस्टेंस इस स्लिट से है कैपिटल डी, जो हमेशा हम कंसिडर करते आए हैं, एंड फ्रॉम द स्लिट एट द फोकल प्लेन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस L2, और ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन इस लेंस L2 के फोकस पॉइंट पर होगी। इस लेंस L2 का जो भी फोकल लेंथ होगा उस फोकल लेंथ डिस्टेंस पर स्क्रीन प्लेस्ड होगी। ऑब्वियसली ये L2 से इमर्ज होने वाली जो लाइट रेज होगी वो स्क्रीन पर तभी फोकस हो पाएगी जब स्क्रीन की डिस्टेंस इस L2 के फोकल लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है, या स्क्रीन जो होगी वो इस L2 के फोकस पर प्लेस्ड होगी। So, according to the rectilinear propagation of light, bright image of the slit is expected at the center O of the screen, but in practice we get the diffraction pattern central maximum at the center O, flanked by the number of dark and bright fringes called the secondary maximum and secondary minimum either side of the point O, ठीक है। सो फाइनली जैसा मैंने अभी इस पिक्चर में आपको बताया था कि जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये किया जाएगा कि भाई यहाँ से जो निकलने वाली जो लाइट रेज है वो पूरी तरह से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे और हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट इल्यूमिनेशन मिले, एक कंप्लीट इल्यूमिनेशन मिले जैसा मिलना चाहिए स्लिट की वजह से। बट होता क्या है कि इस स्लिट, इस ब्राइटनेस, इस ब्राइट फ्रिंज के अलावा भी यहाँ पर हमें बहुत सारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होती है, बहुत सारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होती है जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इसके अलावा जो अप और डाउन साइड में ऊपर और नीचे की तरफ जो भी हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिख रही है ये सारी कहलाती है सेकेंडरी फ्रिंजेस। सेकेंडरी फ्रिंजेस या जिसे हम सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज को सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी डार्क फ्रिंज को सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पर कह सकते हैं इजीली। सो द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विच लाइज एट द फोकल प्लेन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस L2 इज फाउंड दैट, ठीक है, जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर मिल रहा है, ठीक है, जो बेसिकली L2 के फोकस पॉइंट पर है वो हमें शो करता है द विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। जो सेकेंडरी मैक्सिमम की विथ है यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विथ है वो नॉर्मली सॉरी जो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ है, जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें जो सेंट्रल में ब्राइटनेस नज़र आ रही है, सेंटर पॉइंट में जो ब्राइटनेस नज़र आ रही है इसकी जो विथ है वो दूसरी जो ब्राइट फ्रिंजेस है जो इसके अप डाउन साइड में जिसे हमने सेकेंडरी मैक्सिमा कहा है इसके कंपैरिजन में ट्वाइस है। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज के कंपैरिजन में ट्वाइस विथ की होगी, ट्वाइस विथ होगी इसकी, 2 गुना चौड़ी होगी ये नॉर्मली सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस से। सो द विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, द विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, द विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। और ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा हमें नज़र आ रही है और इस सेकेंडरी मैक्सिमा में इंपॉर्टेंटली देखेंगे जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ जाएंगे और सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इस सेकेंडरी मैक्सिमा की ब्राइटनेस भी आपको डाउन होती हुई नज़र आ रही होगी, इस सेकेंडरी मैक्सिमा की ब्राइटनेस भी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। सो सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंज जो होगी, जो ब्राइटेस्ट फ्रिंज होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा होगी जो बेसिकली ट्वाइस विथ की होगी सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपैरिजन में। बट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे या जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज़ होता जाएगा।
सो दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन, है ना, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमिना। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा हमें इतनी ज़्यादा चमकीली क्यों नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा अगर हमें ब्राइट नज़र आ रही है, जिसका नाम ही सेंट्रल मैक्सिमा है, सो ऑब्वियसली ये इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव्स जो आपस में इंटरफेयर हो रही है उनमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कैसा हो, ज़ीरो हो या फिर कांस्टेंट हो पूरी तरह से। देख सकते हैं अगर ये अब पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से स्लिट से, जो भी दो वेव्स यहाँ से आ रही होगी, तो ऑब्वियसली जो भी वेव्स सेंटर पॉइंट पर पहुँचेगी वो बिल्कुल सेम फेज में पहुँचेगी हमेशा, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस होगा किसी भी पर्टिकुलर वेव के लिए सेंटर पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, सॉरी, और पाथ की जो ट्रेसिंग होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर दो वेव्स जो आपस में इंटरफेयर हो रही होगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होगा, या फिर फेज डिफरेंस हम कहें तो कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इजी वे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सपोज अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें, जिस डायग्राम में यहाँ पर सपोज सी इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ओ इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। सो फाइनली हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द स्लिट it becomes the source of secondary wavelet. Obviously these wavelets are initially in the phase and spread out in all the direction। ठीक है, सो यहाँ पर जब भी लाइट वेव्स इंटर होगी या इमर्ज इंसिडेंट होगी स्लिट पर, सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्लिट से इमर्ज होने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म होंगे, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट। So let C be the center of the slit AB. The wavelets which fall on the lens in the direction parallel to the CO meet at the point O in the same phase। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमने कंसिडर किया हुआ है कि स्लिट C जो है वो सेंटर है, इस स्लिट ए बी का, इस स्लिट विथ ए बी का सेंटर है C, तो ऑब्वियसली C के साथ में जो सी ओ पाथ होगा, इस सी ओ पाथ में जो भी लाइट वेव्स होगी वो हमेशा कैसी होगी, फेज़ में ही आपस में मिलेगी, जैसा भी हमने देखा जस्ट। तो जब फेज़ में मिलेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। So this is because the wavelets are initially in the phase and their optical path between the slit and the point O is also equal. So therefore the wavelet reinforce each other and gives rise to the central maximum at the point O। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा पर हमेशा हमें ब्राइटनेस नज़र आएगी। अब अगर हम पोजीशन एंड विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करें, सो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद बारी आती है सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की। सो इसके लिए कंसिडर करते हैं हम लोग, कंसिडर a point P on the screen at which the wavelets traveling in the direction making an angle theta with the CO and brought to focus by the lens। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर स्क्रीन पर कोई पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है, और इस पॉइंट P पर अगर हम देखें तो जो लाइट वेव्स आपस में मिल रही है, ऑब्वियसली उनमें कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होगा, और ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस भी होगा। सो हमने सपोज कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ पर जो लाइट वेव्स है सपोज जो पहुँच रही है सेंटर से, तो सपोज़ इस सेंटर से इसका जो इंक्लाइनेशन है वो है थीटा। ठीक है, थीटा। सो द वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्लिट डू नॉट रीच टू द पॉइंट पी इन द फेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉइंट पी पर जो पहुंचने वाली वेव्स होगी वो सभी फेज में तो नहीं होगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पॉइंट पी होगा उस पॉइंट पी पर पहुंचने वाली जो वेव्स होगी उनमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि देखिए ये जो वेव्स है इसको कम पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन इस वेव को थोड़ा ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है पॉइंट पी तक पहुँचने में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉइंट पी पर मिलने वाली जो वेव्स होगी उनमें पाथ डिफरेंस होगा, और ऑब्वियसली जब पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। सो द वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑन द स्लिट डू नॉट रीच एट द पॉइंट पी इन द फेज ऑल्दो दे आर इनिशियली इन द फेज। ठीक है, जबकि वो इनिशियली फेज में थी, लेकिन पॉइंट पी पर पहुँचने के बाद आउट ऑफ फेज हो सकती है मे बी। सो इट इज़ बिकॉज दे कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज रीचिंग एट द पॉइंट पी। द वेवलेट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी विल हैव द पाथ डिफरेंस इक्वल टू बी एन। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा पाथ डिफरेंस ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि पॉइंट ए से पहुँचने वाली वेव जो है और पॉइंट बी से पहुँचने वाली जो वेव है इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, सो हम यहाँ से पॉइंट ए से इस बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ए एन, तो ये जो पार्ट होगा बी एन विल बी द पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस एन से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस और ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा।
तो यहाँ पर डिफ़र कितना हो रहा है, यहाँ पर डिफ़र हो रहा है बी एन का, बी एन से। तो हम कह सकते हैं कि ए पी और बी पी में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा बेसिकली बी एन, बी एन। सो इस बी एन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इस बी एन को कैलकुलेट करने के लिए हमने सपोज ट्राइंगल यहाँ पर कंसिडर किया है, कंसिडर द ट्राइंगल ए एन बी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने कंसिडर किया ए एन बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में का एंगल कितना है, थीटा, थीटा। और ऑब्वियसली इस एंगल के सामने वाला जो आर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर बी एन क्या हो गया, बी एन इज़ अ परपेंडिकुलर, और ए एन हो गया बेस। ऑब्वियसली ए बी होगा हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी कंसिडर किया। अब यहाँ पर अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी एन, और बेस है यहाँ पर, बेस क्या है, बेस है यहाँ पर ए पी। बेस हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर ए एन, सॉरी, ठीक है, बेस है यहाँ पर ए एन, ठीक है, ए एन बेस, और ये परपेंडिकुलर बी एन। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी एन को ए एन साइन थीटा, यहाँ से इजीली हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू होगा ए एन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, एंगल अगर बहुत छोटा हो तो इजीली हम यहाँ से कह सकते हैं कि बेसिकली ए एन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी, और ए एन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो इजीली हम लिख सकते हैं एन इज़ इक्वल टू ए बी। सो फाइनली हम यहाँ पर ए बी भी कंसिडर कर सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटा हो। सो ए बी हो जाएगा बी एन इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी एन इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और यहाँ से ए बी जो है, उस ए बी का साइज़ हमें ऑलरेडी स्लिट का साइज़ दिया हुआ है, स्मॉल है। सो हम यहाँ पर स्मॉल ए भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ये ए बी का जो साइज़ है वो स्मॉल ए हमें दिया हुआ है। देन वी कैन राइट हेयर ए। सो बी एन की वैल्यू जो पाथ डिफरेंस है बी एन, वो आ गया हमारे पास ए साइन थीटा। अब इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली वो किसी पर्टिकुलर लाइट वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो हमने सपोज़ कंसिडर किया कि सपोज़ अगर बी एन की वैल्यू कितनी है, लेमडा है। अगर सपोज़ हमने कंसिडर किया कि जो पाथ डिफरेंस है वो सपोज़ लेमडा है, पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है, सो ऑब्वियसली जो पॉइंट पी होगा, सपोज दैट द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the screen that the bn is equal to lambda, then angle will be theta is equal to theta 1। सपोज हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर अगर सपोज थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो सेंटर ओ से इतनी डिस्टेंस पर है, सपोज कि इसकी वजह से जो बी एन है उस बी एन की वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा, और जिसकी वजह से ये जो एंगल है वो एंगल थीटा की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर थीटा 1, ठीक है। सो यहाँ पर हम इजीली जो भी हमने फार्मूला डेराइव किया है बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सो यहाँ पर हम बी एन की वैल्यू थीटा पुटअप कर सकते हैं ए, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं थीटा 1। सो यहाँ पर इजीली इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा 1, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इजीली यहाँ से साइन थीटा 1 की वैल्यू हमें मिल सकती है लैम्डा अपॉन ए। सो एक पर्टिकुलर केस हमने कंसिडर किया कि अगर सपोज पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होती तो उस वक्त एंगल भी चेंज होता है, एंगल चेंज होता तो सपोज हमने एंगल को कंसिडर किया यहाँ पर थीटा 1। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस फार्मूले से साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। सो सच ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी द पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट पी, जब पॉइंट पी जिसके लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा है, वो पॉइंट सेकेंडरी मिनिमा होगा। एक्चुअली वो पॉइंट सेकेंडरी मिनिमा को डिफाइन करेगा। इट इज़ बिकॉज इफ़ द स्लिट इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, है ना। हमने यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज जो स्लिट है उस स्लिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो स्लिट है, ये स्लिट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, सपोज ए सी एंड सी बी, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ऑब्वियसली इस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा बेसिकली वो होगा लैम्डा बाई 2 इस पार्ट के लिए और लैम्डा बाई 2 इस पार्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम इजीली कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ बिकॉज इफ द स्लिट इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, देन वेवलेट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द स्लिट विल हैव द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर पार्ट होगा उस ईच पार्ट का जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा, और टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा होगा। So the wavelet from the two halves will reach to the point P on the screen in the opposite phase so as to produce the minima, ठीक है। सो ये दोनों हाफ से जो पहुंचने वाली जो वेवलेट्स होगी
यहाँ पर इस पॉइंट P पर दोनों में क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, तो ऑब्वियसली जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। और ये मिनिमा कैसा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा होगा जो हमें यहाँ पर अपीयर होगा। सो सिमिलरली इफ द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, विच हैज़ अ phase path difference of lambda, then this path difference will be divided into the two equal parts, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा देखने को मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन हो गई कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हमें कब मिलेगा, जब बी एन की वैल्यू लैम्डा होगी, जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा होगी। अब सपोज पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर 2 लैम्डा होती, सपोज कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 लैम्डा है, then similarly if the point P on the screen is such that such a distance from the center of the screen, then the BN इज इक्वल टू 2 लैम्डा, देन एंगल विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर पॉइंट P इस सेंटर से इस ऐसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता कि यहाँ पर बी एन की वैल्यू 2 लैम्डा होती, 2 लैम्डा अगर होती तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पर फिर अगेन ये थीटा फिर चेंज होता। इस थीटा को अभी हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन हमने डेराइव की थी यहाँ पर 2 लैम्डा हो जाता और ये हो जाता साइन थीटा 2। सो इस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पर हमें क्या होता, इस केस में भी यहाँ पर 2 लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा 2, और साइन थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर होती 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। सो सच ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। ये जो पॉइंट होता पॉइंट P जब बी एन की वैल्यू 2 लैम्डा के इक्वल होती, सो ये पॉइंट P भी हमें मिलता सेकेंडरी मिनिमम ही होता, क्योंकि इस केस में हम कंसिडर करते इफ इन दिस केस द स्लिट में बी एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हम यहाँ पर कंसिडर करते ये भी हमें सेकेंडरी मिनिमा ही शो करता, क्योंकि इस केस में स्लिट को एज्यूम किया जाता कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, और 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो चुकी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है वो भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। सो फ्रॉम द so the in this case the slit may be assumed to be divided into the 4 equal parts, and the wavelet from the corresponding points of the two adjacent parts of the slit will possess the path difference of lambda 2 lambda by 2 as the wavelets reach in the opposite phase minimum is produced in the point P of the is on the screen, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब यहाँ पर पाथ डिफरेंस, तो जितने भी पार्ट्स हैं ऑब्वियसली स्लिट के ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स से जब पहुँचने वाली जो लाइट वेव्स जब पॉइंट P पर पहुँचती है, ऑब्वियसली सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स हमने इस AB के कर दिए, और यहाँ से पहुँचने वाली जो वेव्स है उनमें भी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता। तो जब ये अपोजिट फेज़ में पॉइंट P पर सारी वेव्स पहुँचती एक दूसरे के अपोजिट फेज़ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता और हमें यहाँ पर मिनिमा मिलती। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो मिनिमा हमें मिलती वो मिलती बेसिकली सेकेंडरी मिनिमा होती। सो such a point on the screen will be the position of the second secondary minima. In this case the slit may be assumed to be divided into the 4 equal parts, and the wavelets from the corresponding point of the two adjacent parts of the slit will possess the path difference of lambda by 2 as the wavelets reach in the opposite phase minimum is produced at the point P on the screen, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम देखते हैं सपोज इन जनरल की सपोज यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस अभी पहले हमने लैम्डा कंसिडर किया, देन 2 लैम्डा, इसी तरह से अगर एन लैम्डा होता तो इसी तरह से हम एंगल भी थीटा एन कंसिडर करते हैं यहाँ पर, और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, यहाँ पर बी एन की जगह हम पुटअप करते एन लैम्डा और ए साइन थीटा एन। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम कंसिडर करते कि जो स्लिट है वो एन नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, और एन नंबर ऑफ़ पार्ट्स में जब यहाँ से डिवाइड होती है सो ऑब्वियसली एन अगर इवन है सो यहाँ पर लैम्डा बाई टू मतलब 2n पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है स्लिट्स हमारी सपोज, ठीक है। सो अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाते स्लिट के, तो ऑब्वियसली ये जो n लैम्डा पाथ डिफरेंस है ये बेसिकली लैम्डा बाई टू के 2n पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता, और ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्क्रीन पर जब ये आपस में इंटरफेयर होते सारे वेव फ्रंट या वेवलेट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता। सो द वाई एन इज़ अ डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमम, yn is the distance of the nth minimum from the center of the screen, and d is the distance between the slit of the screen. Then from the right angle COP we have
ऑब्वियसली हमने देखा कि यहाँ पर सी ओ जो है उसकी वैल्यू है, सपोज ये सी ओ एंड दिस इज़ बेस और पी ओ पी इज़ अ परपेंडिकुलर। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा एन इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वाई एन अपॉन बेस सी ओ की वैल्यू है यहाँ पर डी। सो हमने यहाँ पर कंसिडर किया टेन थीटा एन इज इक्वल टू ओ पी अपॉन सी ओ वाई एन अपॉन डी। सो यहाँ से अगर थीटा एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो इजीली, वैसे हमने कंसिडर किया था कि थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो इस केस में हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा एन। इनके रिजल्ट जो होंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे। सो इजीली अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी टेन थीटा एन की वैल्यू वाई एन अपॉन डी, और साइन थीटा एन की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट की थी एन लेमडा अपॉन ए। सो ईजीली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा एन की जगह एन लेमडा अपॉन ए। ठीक है, फाइनली यहाँ से अगर वाई एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, सो वाई एन हमें यहाँ से मिल जाएगा एन डी लेमडा अपॉन ए। तो ये हो गई बेसिकली पोजीशन, द विथ ऑफ द सेकंड, ये पोजीशन ऑफ द एंथ फ्रिंज, और ये मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पर ये मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर पाथ डिफरेंस पर। सो यहाँ पर अगर हम विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करें तो सेकेंडरी मैक्सिमम की विथ कितनी होगी, ऑब्वियसली मैक्सिमम की विथ होगी एन डी लैम्डा अपॉन ए। ये nth फ्रिंज है, इसी तरह से n माइनस वन फ्रिंज और nth फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हमें यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमम की विथ को डिफाइन करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं वो मिनिमम के लिए कर रहे हैं, हमने रेफरेंस लिया हुआ है मिनिमा को। ठीक है, हम मैक्सिमा को भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमने मिनिमा को रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए हमने ये सारा जो कैलकुलेशन, जब हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू लेमडा ली है, टू लेमडा ली है या फिर एन लेमडा हमने कंसिडर की हुई है। ठीक है, इस केस में ऑब्वियसली हमें जो पोजीशन मिल रही है यहाँ पर एंथ मिनिमम फ्रिंज की, वो ऑब्वियसली मिल रही है एन डी लेमडा अपॉन है। ऑब्वियसली जो एंथ मिनिमम होगी और एन माइनस वंथ मिनिमम होगी, इन दोनों के बीच में ब्राइट फ्रिंज होगी एक। सो ऑब्वियसली अगर मैं हम nth फ्रिंज की पोजीशन में से n माइनस वन फ्रिंज मिनिमम nth मिनिमम फ्रिंज की पोजीशन से n माइनस वन मिनिमम फ्रिंज पोजीशन को माइनस कर दें, तो ऑब्वियसली हमें ब्राइट फ्रिंज की या सेकेंडरी जो ब्राइट फ्रिंज है या फिर जो सेकेंडरी मैक्सिमम है उसकी विथ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर यही किया कि हमने nth मिनिमम फ्रिंज की पोजीशन से n माइनस वन मिनिमम फ्रिंज की पोजीशन को माइनस किया, यहाँ से एन टी लैम्डा एन की जगह एन माइनस वन पुटअप किया डी लैम्डा अपॉन है। सो फाइनली हमें जो यहाँ पर विथ मिली है बीटा की जो विथ मिली है वो बेसिकली डिफाइन कर रही है यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमम की विथ को। सो बीटा इज बेसिकली द विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। सो सिंस बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एन, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू एन पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब फ्रिंज के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑफ द सेम विथ। जितनी भी सेकेंडरी मैक्सिमा होगी वो सभी सेम विथ की होगी, सेम विथ की होगी। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ऑन द अदर हैंड इफ द अगर अब यहाँ पर हम मैक्सिमम की पोजीशन कैलकुलेट करें, अभी हमने मिनिमम सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन कैलकुलेट की है, अब अगर हम मैक्सिमा की पोजीशन को कैलकुलेट करें, सो ऑन द अदर हैंड इफ द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ दैट द पाथ डिफरेंस बी एन इज इक्वल टू थ्री लेमडा बाई टू। अब अगर हमने कंसिडर किया कि सपोज जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी की पोजीशन स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो बी एन है उस बी एन की पॉइंट पी की पोजीशन स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। ठीक है, कि इस केस में जो बी एन है उस बी एन की जो वैल्यू है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ होगी वो सपोज थ्री लेमडा बाई टू के इक्वल है। तो बी एन की वैल्यू अगर थ्री लेमडा बाई टू है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्लिट को थ्री पार्ट में कंसिडर किया, लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू। ठीक है, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस केस में यहाँ पर साइन थीटा वन डैश होगा, वो होगा थ्री लेमडा बाई टू ए। क्योंकि देखिए अभी हमने कंसिडर किया था साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ए, अब यहाँ पर बी एन अपॉन ए और बी एन की वैल्यू है थ्री लेमडा बाई टू, तो इस थ्री लेमडा बाई टू पुटअप किया हमने एज इट इज़, और फाइनली ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन अभी हमने यहाँ पर यूज़ की थी। ठीक है, सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं सच ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, है ना। ये पोजीशन कैसी होगी, ये पोजीशन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसिडर किया इन दिस केस द स्लिट में बी एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू द थ्री इक्वल पार्ट्स। अगर स्लिट को हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो द वेवलेट फ्रॉम द फर्स्ट टू पार्ट्स विल रीच टू द पॉइंट पी इन द अपोजिट फेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्री वेव्स पहुँचेगी, थ्री वेव्स जो अपोजिट पाथ में होगी, लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू, तो उसमें से दो वेव्स होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, बट जो एक रिमेनिंग वेव्स होगी वो एलिमिनेशन क्रिएट करेगी। सो
wavelet of the first two parts will reach to the point P in the opposite phase, cancelling the effect of the each or other. The wavelet from the third part on the slit remain uncancelled एंड प्रोड्यूस द फर्स्ट मैक्सिमम एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स हमें मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स कंसिडर किए, इसी तरह से अगर हम बी एन की वैल्यू 5 लेमडा बाई टू कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू के 5 पार्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इनमें से 4 जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो एक बचेगा वो ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन क्रिएट करेगा और जो हमें सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज को डिफाइन करेगा। सो सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस बी एन इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई टू, द एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा टू डैश हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, एंड द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम इज प्रोड्यूस फॉर द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम साइन थीटा टू डैश इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई टू इंटू ए। सो इसी तरह से in this case the slit may be assumed to be divided into the 5 equal parts. The wavelet from the first 4 parts will cancel to each other, while the wavelet from the fifth part produce the secondary maximum at the point P. एंड इन जनरल nth मैक्सिमम जो होगी एट द पॉइंट P वो कैसी होगी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर हम लेमडा बाई टू का ऑड इंटीग्रल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू अपॉन ए साइन थीटा एन डैश होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करेंगे, टेन थीटा एन यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगा वाई एन डैश अपॉन डी, जैसा अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर भी अगेन क्योंकि थीटा एन डैश जो होता है वो बहुत छोटा है, अगर तो हम कंसिडर कर सकते हैं साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू टेन थीटा एन डैश, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा भी हमने जस्ट इस इक्वेशन में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, एज इट इज़ वही की वही फॉलो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जो है वो साइन थीटा एन की वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो रही है। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास वाई एन डैश की जो वैल्यू होगी, हम साइन थीटा एन डैश की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2a, और टेन थीटा एन की वैल्यू पुटअप करेंगे लेमडा एन डैश अपॉन डी। सो फाइनली हमें यहाँ पर वाई एन डैश की पोजीशन मिल जाएगी, मतलब जो nth सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी फ्रॉम द सेंटर वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम, क्योंकि हमें nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई, तो इसी तरह से n-1th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन भी हमें मिल सकती है। और इन दोनों पोजीशंस का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो फ्रिंज होगी वो डार्क फ्रिंज होगी। सो द विथ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी डार्क फ्रिंज की जो विथ होगी वो ऑब्वियसली कितनी होगी, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं बीटा डैश से, और वो होगा बेसिकली nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ द n-1th ब्राइट फ्रिंज। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू डी लेमडा अपॉन 2a माइनस 2, यहाँ पर n के लिए हम पुटअप करेंगे n-1 एज इट इज़ यहाँ पर, देन n-1 ये प्लस होगा बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, सो प्लस यहाँ पर ये प्लस होगा, सो ये जो माइनस सिंबल है ये प्लस होगा। ठीक है, सो यहाँ पर +1 इंटू डी लेमडा अपॉन 2 है, सो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी डी लेमडा अपॉन ए। सो यहाँ से अगर हम देखें तो बीटा और डी लेमडा अपॉन ए जो बेसिकली क्या था, विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज था, डी लेमडा अपॉन ए विथ ऑफ द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज डी लेमडा अपॉन ए, और यहाँ से विथ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा या डार्क फ्रिंज वो भी डी लेमडा अपॉन है, ये दोनों की विथ जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सिंस बीटा डैश इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एन, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बीटा डैश जो है ये बीटा डैश है, दिस इज बीटा डैश इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ऑल द सेकेंडरी मिनिमा आर ऑफ द सेम विथ होगी, जितनी भी सेकेंडरी मिनिमा होगी, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होगी वो सभी सेम विथ की होगी। सो फर्दर फ्रॉम द इक्वेशन हम देख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, अभी हमने जस्ट देखा कि ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा जो होगी वो सेम विथ की होगी, यहाँ पर सेम विथ की होगी। बट जो विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होगी वो ऑब्वियसली जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी डिस्कशन में कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ होगी वो ऑब्वियसली जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ होगी वो सेकेंडरी मैक्सिमा की विथ से ट्वाइस होगी। तो ये किस तरह से होगा, सो द सेंट्रल मैक्सिमा एक्सटेंड्स अप टू द डिस्टेंस y1, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ द साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेकेंडरी मिनिमा है वो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ है। ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा के जब ये दोनों तरफ है यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज अभी अगर हम वाई एन कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम वाई एन कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो विथ है टोटल वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ वाई एन, ट्वाइस ऑफ वाई एन। सो ट्वाइस ऑफ वाई एन को अगर हम कैलकुलेट करें या वाई एन को हम अभी थोड़ी देर के लिए फर्स्ट फ्रिंज के लिए मान लें तो वो y1 होगा। सो द सेंट्रल मैक्सिमा एक्सटेंड अप टू द डिस्टेंस y1,
डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। अभी nth की बात ना करते, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करें, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिनिमा होगी और वो y1 को डिफाइन करेगा। सो द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ द साइड ऑफ द सेंट्रल स्क्रीन, ठीक है। सो b0 मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी वो होगी 2y1, अभी हमने जस्ट देखा। सो यहाँ पर हम वाई एन का जो फार्मूला था हमारा एन डी लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर एन के लिए 1 पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन ए, और b0 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y1, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली यहाँ पर जो b0 है हम देख सकते हैं इजीली कि जो b की वैल्यू थी वो थी डी लैम्डा अपॉन ए, और b0 की वैल्यू जो है सेंट्रल मैक्सिमा की भी थे वो ट्वाइस ऑफ डी लैम्डा अपॉन है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि बेसिकली b0 इज़ ट्वाइस ऑफ द बीटा है, ट्वाइस ऑफ द बीटा है। सो सेंट्रल मैक्सिमा इज़ ट्वाइस एज वाइड एज द एनी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा। सो एनी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा के कंपैरिजन में यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी वो कैसी होगी, ट्वाइस होगी, उसकी विड्थ जो होगी वो ट्वाइस होगी। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो सेकंड पॉइंट था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे, जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा है वो डाउन होती जाएगी या कम होती जाएगी। सो द एंगुलर पोजीशन थीटा वन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द थीटा वन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इज कॉल्ड द हाफ एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। सो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमा, ठीक है, ये दिस इज़ अ मिनिमा, एंड अगर हम बात करें कि बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम बात करें तो ये फर्स्ट मिनिमा है, दोनों इस पॉइंट पर दोनों सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सो इनके बीच का जो स्प्रेड है वो ऑब्वियसली वो है सपोज थीटा। सो ऑब्वियसली इस यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होगा, ये होगा बेसिकली थीटा वन, और ये भी ऑब्वियसली होगा थीटा वन के इक्वल। तो जितना स्प्रेड ये जो मैक्सिमा है, ऑब्वियसली ये पोजीशन जो डिफाइन कर रहा है वो मैक्सिमा को डिफाइन कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा को। तो सेंट्रल मैक्सिमा का जितना स्प्रेड है, सेंट्रल मैक्सिमा का जितना स्प्रेड है उसका जस्ट हाफ स्प्रेड फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से है, और ऑब्वियसली फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से यहाँ पर भी क्या है, हाफ स्प्रेड है। बिल्कुल इजीली हम समझ सकते हैं यहाँ पर, इसे थोड़ा सा और क्लियरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड अगर हम देखें तो हम उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यह है एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो उसका स्प्रेड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कितना होगा, इतना, और ऑब्वियसली ये कितना है, जो मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा का जितना स्प्रेड है उसका जस्ट हाफ है, ठीक है। सो एंगुलर पोजीशन थीटा वन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज कॉल्ड द हाफ एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, हमने अभी इक्वेशन से कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो देयर फॉर एंगुलर स्प्रेड ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा टेक्स प्लेस इन द एंगल प्लस माइनस थीटा वन, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो एंगुलर स्प्रेड होगा, एंगुलर स्प्रेड ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम टेक्स प्लेस इन द एंगल प्लस माइनस थीटा वन, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं प्लस माइनस थीटा वन मतलब ये वाला एंगल प्लस थीटा वन अगर हमने बात की है तो सपोज़ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इतना एंगल जो है वो प्लस थीटा वन है, ठीक है, और इतना जो एंगल है ऑब्वियसली वो माइनस थीटा वन है। तो प्लस माइनस थीटा वन में बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। ईजिली हम इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। So from the above discussion follows that the diffraction from the single slit the secondary maxima and minima are of the equal width, हमने देखा दोनों क्या है, equal width की है। However the intensity of the light of the secondary maximum goes on decreasing with the order of the maxima. It is because the intensity of the central maxima is due to the wavelets from all the parts of the slit. The first secondary maxima is due to the wavelet from one third part of the slit only, and the second secondary maxima is due to the wavelet from the fifth part only. So and so on, hence the intensity of the secondary maxima goes on decreasing as shown on the figure, ठीक है। इजीली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लिट है उस स्लिट्स का जो लाइट है ऑब्वियसली हम जितने भी ऊपर जाते जाएंगे ऑब्वियसली यहाँ पर पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जितने भी पॉइंट्स हम ऊपर इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पर इस लेवल पर अगर हम देखेंगे वेव्स के मिलने के लिए तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस कम होगा। ऑब्वियसली इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो पाथ डिफरेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर यहाँ के रिस्पेक्ट में पाथ डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा हमने देखा कि जितना पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा था हमने हर पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई टू के स्लॉट में डिवाइड किया। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जितना पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतने स्लॉट्स भी बढ़ते जाएंगे, और जितने स्लॉट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो लास्ट स्लॉट होगा हमेशा वो थोड़ा सा देर से पहुंचेगा रिसीवर एंड पर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा।
सो इसीलिए यहाँ पर जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ इंक्रीज़ होते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है सिर्फ वही एलिमिनेशन क्रिएट करता है। इसीलिए हमें यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा स्लॉट का, ठीक है, जो ऑब्वियसली ऑड नंबर ऑफ स्लॉट में ही हमें अपीयर होगा, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसकी पाथ डिफरेंस जो होगी वो सेंटर से पहुंचने में ज़्यादा होगी। सो इसीलिए यहाँ पर हमें ब्राइटनेस जो होगी वो जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे या फ्रिंज का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्राइटनेस उसकी कम होती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए एटलीस्ट इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों और आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।